जय हिंद एवरीवन। मैं रूबी ठाकुर आप सबका स्वागत करती हूँ एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आइए आज हम करेंगे डिस्कस एक और टॉपिक जो कि फिर लिंक करता है हमारा G20 से, क्योंकि हाल ही में हमारा G20 समिट खत्म हुआ है। तो अब हम आज के लेक्चर में जानेंगे कि G20 समिट में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या उसके ऊपर बात की गई कि क्या हमारे फर्दर स्टेप्स होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा एंड तक आप जान पाएंगे कि 2 दिन की पूरी G20 समिट में हमें क्या क्या देखने को मिला, कौन कौन से मुद्दों पे बात हुई और क्या क्या फैसले लिए गए। तो यही बात थी कि 20 देशों से हमारे जो उनके हेड थे वो आए हुए थे। न्यू दिल्ली में ये पर्टिकुलर समिट हुई एंड उसके ऊपर हमारा हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर हमारी बात की गई है। कौन से सेक्टर में क्या बात की गई ये हम जानेंगे डिटेल में। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से इश्यूज हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि क्या क्या हुआ। तो यूक्रेन वॉर के ऊपर बात हुई, ग्रेन एंड फूड एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई, इकोनॉमी, डेब्ट वल्नरेबिलिटीज एंड हेल्थ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर बात की गई है और जिसके ऊपर अब हम लोग भी बात करेंगे। तो हम समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो जो पहली बात थी दैट वाज रिलेटेड टू यूक्रेन वॉर। आप लोग भी जानते हैं कि ग्लोबल लेवल पे इस टाइम पर जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग छिड़ी हुई है, उसकी वजह से काफी चीजें खराब है। इवन पुतिन जी भी उसी की वजह से G20 समिट में हमारे शामिल नहीं हो पाए। लेकिन G20 समिट में इस बार जो इस वॉर के ऊपर बात हुई, ओपनली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। हालांकि G20 समिट में सब लोगों ने ये माना कि जोर जबरदस्ती से किसी की भी टेरिटरी को छीनना गलत बात है। इवन लेकिन ये बहुत, जैसे पिछले साल जब पिछली समिट हुई थी इसमें इसी पर्टिकुलर बात को रशिया को बहुत स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट कहा गया था। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट जरूर किया है कि टेरिटरी को हम फोर्स से एक्वायर नहीं कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज उन्होंने बात की इसमें कि हर एक कंट्री को बेसिकली जो यूएन चार्टर में बेस जो सारे प्रिंसिपल्स मेंशन्ड है उनको फॉलो करना चाहिए। और अगर कोई आपसी मतभेद हो भी रहा है तो हमें पीस मतलब शांति पूर्वक उनका जो है समाधान निकालना चाहिए। ये जोर जबरदस्ती मिलिट्री से थ्रू या फिर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये सब चीजों के बारे में नहीं करना चाहिए। बिकॉज हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जब जंग छिड़ी थी उस पर्टिकुलर टाइम पे अटैक्स किस तरह थे, मिलिट्री ट्रूप्स किस तरह से काम, इवन जो हमारा नॉर्मल जो ह्यूमन लाइफ थी कैसे वहां पे अफेक्टेड हुई है, ये तो हम सब जानते हैं। ये किसी से नहीं छुपा है। सो द पॉइंट इज इस पे यही बात हुई है। तो इस पर्टिकुलर में सॉफ्टर लैंग्वेज यूज की गई, कोई बहुत ज्यादा हार्श या ओपनली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। अगले टॉपिक हम जानते हैं फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, जिस पर हमारे G20 समिट में एक चीज कही गई कि कोई भी जो देश है या कोई भी वो पॉवर्टी और मतलब जो गरीबी से लड़ते हुए या प्लेनेट को बचाने के लिए दो मुद्दों में किसी एक को ना चुनना पड़े। मतलब ऐसा ना हो कि अगर हम ये चूज करें, कोई भी कंट्री कोई भी देश अगर ये चूज करे कि हमें प्लेनेट को बचाना है तो उसके लिए उसको गरीबी को पीछे छोड़ना पड़े या फिर गरीबी से बचने के लिए हम प्लेनेट के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। इनका कहना यह है कि हम इस तरह से मॉडल्स लाएंगे, इस तरह से हम इन पर बात करेंगे ताकि किसी भी कंट्री को इन दोनों में से चूज ना करना पड़े, बल्कि साथ साथ दोनों आगे बढ़े। तो यही बात। लेकिन इसके बीच में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रशिया और यूक्रेन में भी स्पेशली बोला गया कि जो जो भी आपके जहां से वहां से चीजें इंपोर्ट कराई जाती थी, चाहे वो ग्रेन, फूड स्टफ, फर्टिलाइजर्स, इनको आप जरा सा खोल दीजिए। बिकॉज एक कंट्री का भी अगर जो सप्लाई चेन खराब होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पे वो अफेक्ट करता है। तो एक और बात जो एनर्जी को लेके बात की गई, दैट इज द एनर्जी जो होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होगा, अफोर्डेबल प्राइसेस में रखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज, जो इस टाइम का, इस वक्त का, इस दौर का सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े, उसमें हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो इसके ऊपर क्या बात की गई, तो G20 समिट जो कि इतना बड़ा समिट था तो ऑफकोर्स उसके ऊपर भी तो बात होना जायज था। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई एंड जैसे हम हाल ही में जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 यूएई में इसी साल होने वाली है। तो जैसे आप देख भी रहे होंगे नीचे, तो कौन होस्ट करेगा इस बार, यूएई। ठीक है, और ये यूएनएफसीसी इसको पर्टिकुलरली होस्ट करता है। तो उससे पहले ये बात जिसपे कहा गया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको 2030 तक हम ट्रिपल कर देंगे। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब हमारा सन हो गया या हमारी विंड एनर्जीज होगी। इवन एक अमाउंट फिक्स किया गया जिसको जो है
$4 ट्रिलियन एक साल में हम खर्च करेंगे किसके ऊपर? हमारी ग्रीन एनर्जी के लिए, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो इस पे यही बात हुई, क्योंकि आप भी जानते हैं हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट या क्लीन एनर्जी के ऊपर बार बार फोकस किया जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर स्टेप भी उसी के लिए ही लिया गया ना। एक और चीज जो बाकी इन्होंने जो क्लाइमेट चेंज पे स्पेसिफिकली हमारी बात हुई, तो वो हुआ सस्टेनेबल फाइनेंस। एंड मैं बार बार हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि सस्टेनेबल का मतलब क्या है? आज की जरूरतें हम पूरी करें, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस को उसके लिए रिसोर्सेज में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो सस्टेनेबल फाइनेंस में ये बोलते हैं कि जो भी आप चीजें ले, जो भी इन्वेस्टमेंट्स करें, कुछ भी करें, वो आपका सस्टेनेबल होना चाहिए। कार्बन प्राइसिंग, लो कार्बन मार्केट हमें देखना है, बिकॉज कार्बन ट्रेडिंग हो रही है कि कार्बन एमिशंस कम हो, उसके ऊपर स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना। जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, बेसिकली जो क्लाइमेट, पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज को ही एड्रेस करता है, उसके जो हमारे पर्टिकुलर गोल्स सेट हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी अचीव जरूर करें। तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई, उसके ऊपर यही बात की गई। अगला है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो देखिए, जो हमारा G20 समिट है, उसके अंदर जो हमारी कंट्रीज आई हैं या जो G20 के मेंबर्स हैं, वो अकेला जो है 80% इकोनॉमिक आउटपुट देता है, 75% एक्सपोर्ट, 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंट्रीज कितनी ज्यादा इकोनॉमिक, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जिनका पार्ट है, कितना ज्यादा हाई रेंज में है जब हम बात कर रहे हैं G20 की। तो इसमें यह डिसाइड किया गया कि जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं या जो वल्नरेबल जो भी हमारे नेशंस हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। कैसे? इक्विटेबल ग्रोथ। इक्विटेबल ग्रोथ का मतलब क्या? कि जिसको जितनी जरूरत है, एक इक्वालिटी लाने के लिए हम उनको उतना हेल्प करें। मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर बात हुई। इवन इसमें यह कहा गया कि जो हाई लेवल कमेटीज है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, उनकी जो रिकमेंडेशंस आती हैं वर्ल्ड लेवल पे, हम उनको फॉलो करेंगे, ताकि हम जो भी ये एड्रेस करेंगे इकोनॉमिक्स के, जो इकोनॉमी के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको हम एड्रेस कर पाए। एक और चीज, इसी साल अक्टूबर में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, ये मिलेंगे, और पर्टिकुलरली उस मीटिंग में बात की जाएगी क्रिप्टो करेंसी रोड मैप के ऊपर। हम सब जानते हैं, हम नॉर्मली भी आसपास भी आप लोग देखते होंगे, लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो फाइनली अभी अक्टूबर में देखते हैं क्या आएगा, उस टाइम पे हम उस पर बात करेंगे। बट हाँ, उस पर बात जरूर की गई कि जो क्रिप्टो करेंसी का जो रोड मैप है, उसके ऊपर हम डिसीजन अब लेंगे। दूसरी बात, एक और चीज कही गई कि फेयर एंड फील्ड, सबके लिए एक फेयर फील्ड हो खेलने के लिए। हर एक कंट्री, किसी को एक स्पेशल वो ना मिले, जो जो कंट्रीज हमारी पार्ट है, मेंबर्स हैं जितनी भी हैं, उनको एक इक्वल लेवल प्ले फील्ड दिया जाए। किस चीज के लिए? पर्टिकुलरली हमारा मार्केट्स में, ट्रेड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट, ग्लोबल डेप्ट वर्नरेबिलिटीज। हम सब जानते हैं कि कुछ कंट्रीज लोन्स लेती हैं, फिर उसके बाद वो डेप्ट में फंस जाती हैं, एंड वो रीपेमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री का जो है हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इसी पर्टिकुलर चीज पे बात की गई है, और स्पेसिफिकली 3 कंट्रीज जो कि जाम्बिया, घाना और श्रीलंका के ऊपर बात की गई है। और इनमें यह बोला गया है कि हम कुछ कमिटीज बनाएंगे, और जो क्रेडिटर कमिटीज, देखिए मेंशन भी है, कुछ क्रेडिटर कमिटीज बनाएंगे और वहां से हम रेजोल्यूशंस लेंगे, पर्टिकुलरली इन डेप्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और जो जल्द से जल्द किया जाएगा। जाम्बिया और गाना के लिए एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाएगा, और श्रीलंका के लिए एक अलग फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाएगा। बिकॉज देखिए, कुछ भी करने के लिए रेजिलेंट ग्रोथ, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, एक पूरा अगर हम बोल रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अगर हम चलेंगे, अफ्रीकन यूनियन अब पार्ट बन चुका है, तो अफ्रीकन यूनियन में भी अगर 55 देश है, तो 55 देशों की एक अपनी अलग अलग इकोनॉमी होगी। तो उन पर्टिकुलर को एक बराबर फील्ड पे लाने के लिए हमें हर कंट्री के लिए अलग काम करना पड़ेगा। तो यस, उनके जो डेट वल्नरेबिलिटीज है, उनको भी कम किया जाएगा, उसको पिक्चर में रखते हुए अब फर्दर स्टेप्स लिए जाएंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी कोविड का अभी जो हमारे साथ हुआ था वो हम नहीं भूले हैं, तो उसी पर्टिकुलर चीज पे हमारी हेल्थ के ऊपर बात की गई, और जो सबसे बड़ी बात हेल्थ के ऊपर आई है, दैट इज आर लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन बनाई जाएगी पेंडेमिक प्रिवेंशन के लिए, प्रिपेयरनेस के लिए, रिस्पॉन्स के लिए। बिकॉज देखिए, जब कोविड आया था, तो जो चीजें आई थी, कहां से आया, कहां से स्टार्ट हुआ, उस पे चीजें कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुआ कंट्री टू कंट्री, एंड उसके बाद जो लॉसेस हुए हैं
वो तो हम आज तक भी रिकवर कर ही रहे हैं। इकोनॉमी हमारी आज तक उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो एक पेंडेमिक के आने के बाद जो हर एक कंट्री या जो ग्लोबल लेवल पे हमने लॉस देखा, वो फ्यूचर में ना हो और हमारी जो ग्रोथ हो, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए इसलिए हेल्थ के ऊपर पर्टिकुलरली लीगली कन्वेंशन की बात की गई। जब बात आती है लीगली बाइंडिंग, मतलब हर एक देश को वो फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। दूसरी बात, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बात ही की, इंप्रूव एक्सेस टू मेडिकल काउंटर मेजर्स पे हम लिए जाएंगे, वैक्सीन डायग्नोस्टिक्स को हम आगे से आगे जो कंट्रीज के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वैक्सीन को लेके या टेक्नोलॉजीज को लेके, या जो नई नई अगर कोई खोज करता है, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, तो उन पर्टिकुलर चीज के लिए हमारा जो एक्सचेंज होना चाहिए, उससे क्या होगा, जो हमारा एंड रिजल्ट में जो हमें एक हेल्थ सिस्टम मिलेगा, वो एक बहुत ही अच्छा, प्रॉस्पेरस और एक हाई लेवल का हमें हेल्थ सिस्टम मिलेगा। बिकॉज कहीं कुछ खोज होगी, जैसे कि हमने देखा था इस बार ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर भी बात की गई है। हो सकता है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारा जो समिट हुआ था, पहली बार ही ऑर्गेनाइज हुआ है, उससे भी हमें बहुत ज्यादा फायदे मिले। तो ऐसी नई नई चीजें इनकलकेट करने से ही अगर फ्यूचर में कभी अगर ऐसा कोई ऐसा पॉइंट आता है जब हमारा हेल्थ सिस्टम ग्लोबल लेवल पे एक साथ अफेक्ट होता है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे ये सारे पॉइंट्स ही हमें काम आए। सो दैट्स ऑल फॉर द पर्टिकुलर थिंग। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया सारे के सारे इश्यूज जिन पे बात की गई थी, ये सारे इश्यूज एड्रेस किए गए थे। हाँ, अब फ्यूचर में क्या होगा, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, इन पे बात की जाएगी। जैसे हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज पे बात की गई है $4 ट्रिलियन की, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई पाथवे डिजाइन नहीं है कि हाँ कौन कौन से स्टेप्स लेंगे। बट यस, जैसे ही कोई नए हमारे पास पाथ्स आएंगे, नई कोई अपडेट्स आएंगी, हम भी आपको जरूर अपडेट करेंगे। सो आज के लिए जितना G20 के रिलेटेड जो इश्यूज थे उनका वही था। और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो एसएसबी क्रैक एग्जाम आपको तैयारी कराता है एसएसबी इंटरव्यूज की, जो कि पूरा ऑनलाइन कोर्सेज है। तो आप जल्दी से जल्दी इनमें एनरोल कीजिए। प्लस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कुछ कोर्सेज जो तैयारी कराते हैं आपके डिफेंस एग्जाम्स की। अगर आप, आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स कोई भी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज आप एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज। एंड ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में है, बट इनका क्वालिटी और इनका जो कंटेंट स्टडी मटेरियल है वो आप लोग खुद जानेंगे कि इट इज अ वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट। नेक्स्ट इज, अगर जब भी आप कोई कोर्स एनरोल कर रहे हो उस टाइम पे आप ये कूपन कोड लगाना ना भूलें, जो है Warrior10। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड को लगाएंगे तो आपको मिलेगा पर्टिकुलर कोर्स पे 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।